हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वितान में पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व जी। कुमार गंधर्व जी का पूरा नाम शिवपुत्र सिद्धरामैया कोमकाली था। इनका जन्म 8 अप्रैल सन 1924 में हुआ। इनकी जन्मभूमि धारवाड़ कर्नाटक है। इनकी मृत्यु 12 जनवरी 1992 में देवास मध्य प्रदेश में हुई। इनकी कर्मभूमि भारत है और कर्म क्षेत्र शास्त्रीय गायन है। इनकी मुख्य रचनाएं उड़ जाएगा हंस अकेला, बोर चेता, झीनी झीनी चदरिया, सुनता है गुरु ज्ञानी आदि हैं। इनका विषय शास्त्रीय संगीत है। पुरस्कार उपाधि में इन्हें पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। इनकी प्रसिद्धि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक के रूप में है। इनकी नागरिकता भारतीय है। लोक संगीत को शास्त्रीय से भी ऊपर ले जाने वाले कुमार जी ने कबीर को जैसा गाया वैसा कोई नहीं गा सकेगा। अब आइए हम इस पाठ का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं को उजागर किया है। उनके अनुसार चित्रपट संगीत में लता जैसी अन्य गायिका नहीं हुई। उनसे पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था, लेकिन लता मंगेशकर उनसे भी आगे निकल गईं। उन्होंने चित्रपट संगीत अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। चित्रपट संगीत के कारण लोगों को स्वर के सुरीलेपन की समझ हो रही है। लता मंगेशकर का सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक सामान्य श्रोता शास्त्रीय गान और लता के गान में से लता का गान ही पसंद करते हैं। इसका कारण है लता के गानों में गानपन का होना। गानपन का आशय है गाने की वह मिठास जिसे सुनकर श्रोता मस्त हो जाए। लेखक के अनुसार उनके स्वर में निर्मलता उनके गानों की विशेषता है। जहां प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के गानों में एक मादक उत्तान दिखता था, वहीं लता मंगेशकर के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। उनके गानों की एक और विशेषता है उनका नादमय उच्चारण। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। लेखक के अनुसार लता मंगेशकर ने करुण रस के गाने इतनी अच्छी तरह नहीं गाए। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। लता का ऊंचे स्वर में गाना भी लेखक को उनके गायन की कमी लगती है। इसका दोष वह संगीत दिग्दर्शक को देते हैं जिन्होंने उनसे ऊंची पट्टी के गाने गंवाए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और यह लता मंगेशकर के पास निसंशय है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती है। शास्त्रीय संगीत की विशेषता उसकी गंभीरता है तथा चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत की विशेषता उसकी सुलभता और रोचकता है। लता मंगेशकर का एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। उनके गानों में स्वर, लय तथा शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है। चाहे वह चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, अंत में उसी का अधिक महत्व है जिसमें रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य अधिक है। गाने की सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है
खानदानी गवाहियों का दावा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों को संगीत की अधिक समझ हो गई है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय गायकों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत के कारण यह संभव हो पाया है। इसमें नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। बड़े बड़े संगीतकार लोकगीत, पहाड़ी गीत तथा खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीतों का भी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है और इस संगीत की अनभिषिक्ति साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी हैं। अब देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। मालिकाएं यानी स्वरों के क्रमबद्ध समूह, ध्वनि मुद्रिका यानी स्वर लिपि, शास्त्रीय गायकी जिसमें गायन को निर्धारित नियमों के अंदर गाया बजाया जाता है, मालकोस भैरवी थाट का राग, त्रिताल यह 16 मात्राओं का ताल है, द्रुत लय यानी तेज लय, ऊंची पट्टी यानी ऊंचे स्वरों का प्रयोग, जलदलय यानी द्रुत लय, लोच यानी स्वरों का बारीक मनोरंजन प्रयोग, तैल चित्र जिस चित्र में तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है, पर्जन्य यानी बादल, अभिषिक्त यानी बेताज। अब आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। इसका उत्तर देखिए। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। यहाँ गानपन का अर्थ गाने का वह अंदाज है जो एक आदमी को भी भाव विभोर कर दे। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, उसी प्रकार संगीत की विशेषता उसका गानपन होता है। लता मंगेशकर के गानों में भी गानपन मौजूद रहता है। इसे प्राप्त करने के लिए गायन में निर्मलता होना तथा गाने का नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर देखिए। लेखक ने लता की गायकी की निम्नांकित विशेषताओं को उजागर किया है। गानपन। गानपन का अर्थ है गाने का वह अंदाज जो एक आदमी को भी भाव विभोर कर दे। लता मंगेशकर के गानों को सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते हैं। स्वरों की निर्मलता। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। उनके स्वरों में कोमलता है। नादमय उच्चार। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चारण। उनके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा इतनी सुंदर रीति से भरा रहता है कि श्रोताओं को मुग्ध कर जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगारपरक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। उत्तर देखिए। लेखक का यह कहना है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगारपरक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं, से मैं सहमत नहीं हूँ। लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना इतनी भावुकता और करुणा भरे स्वर में गाया है कि उसे सुनकर अभी भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके द्वारा गाए गए अनेक गीत करुण रस से भरे हुए हैं और वे लोकप्रिय भी हैं। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं होगा कि लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश में इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं।
इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। संगीत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। इसमें बहुत से राग, स्वर, ताल और धुनें ऐसी हैं जिनमें बहुत से सुधार होने बाकी हैं। वर्तमान फिल्मी संगीत में प्रतिदिन नई धुनों तथा नए स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकगीत, पाश्चात्य संगीत तथा प्रांतीय गीतों को भी स्थान दिया जा रहा है। आजकल लोकगीतों का पाश्चात्य गीतों के साथ अच्छा तालमेल देखा जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में बड़े जोश के साथ नए प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। उत्तर देखिए। कुमार गंधर्व इस बात से सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत में कई सुधार लाए हैं। इसके कारण ही लोगों को संगीत के सुरीलेपन की समझ हो रही है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। मेरे विचार से वर्तमान फिल्मी दुनिया में चित्रपट संगीत शोर से भरा और तनाव पैदा करने वाला बन गया है। जहां पुराने संगीतों में सुरीलापन होता था, वहीं आजकल के नए गानों में बेतुकी, अश्लील तथा अजीब सी तुकबंदी होती है। कई ऐसे भी गाने बन रहे हैं जो आज की व्यस्त जिंदगी में मन को सुकून पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? उत्तर देखिए। कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार रंजकता होना चाहिए। शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व निर्भर करता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस होगा। इस प्रकार मैं भी लेखक की इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि एक अच्छे संगीत में कोमलता, मधुरता तथा गानपन का होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।